हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने बच्चा एमटीपी अकाउंट्स सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 सीरीज 1 का डिटेल सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं। यस गाइस, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम बात करते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स की। See, you can also speed up this video because मैं आपके लिए सारा का सारा सोल्यूशन पूरा डिटेल में प्रेजेंट करूंगा। अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप भी कर सकते हैं। यू कैन रेज द स्पीड ऑल्सो, दैट इज नॉट एन इशू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स बच्चा कि भाई सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूस एसेट्स नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटीज। देखो दोस्तों, जो एडवांस सैलरी होती है वो बेसिकली आपके लिए होती है एक हिसाब से प्रीपेड एक्सपेंस। सो प्रीपेड एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो यस, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज योर एसेट। सो इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि जो भी आपने सैलरी एडवांस में पे करी है वो एक प्रीपेड एक्सपेंस है, और इसीलिए हम उसको क्या एज्यूम करते हैं, एसेट। याद रखिएगा, वी टेक इट टू बी एसेट। नेक्स्ट, आप लोग आंसर्स चाहे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। देखो बच्चा, इसका आंसर सिंपली आपके पास फॉल्स है, बिकॉज अक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग ऑन ड्यू बेसिस, राइट। आपके पास अक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, पैसा आए या ना आए हम लोग वहां पर किताबों में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अक्रूअल कंसेप्ट इज अकाउंटिंग ऑन ड्यू बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट, stock at the end if appears in the trial balance is taken only in the balance sheet. Yes, it is true, क्योंकि जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में होता है तो ट्रायल बैलेंस में आने वाली हर चीज का हम लोग एक सिंगल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, दैट इज टू बी शोन ओनली इन बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज एक्चुअली अ गेन फॉर द ड्रॉई। यस बच्चा, वो एक तरह से गेन है ड्रॉई के लिए। क्यों? बिकॉज जब बिल रीपे किया जाता है या बिल की पेमेंट होती है उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है पेमेंट ऑफ बिल बाय द ड्रॉई। तो याद रखना, डिस्काउंट ड्रॉई रिसीव करता है। जब डिस्काउंट ड्रॉई रिसीव करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इनकम हो जाती है। ठीक है, सो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो जाती है बच्चा, इनकम। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। क्या पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर सकते हैं कैपिटल रेशियो में? नहीं। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप सारे बच्चे जानते हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बेयर करना होता है। +2 का पॉइंट है, राइट। सो व्हेन द डीड इज एब्सेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर बॉर्न इक्वली। रिसीव पेमेंट हमेशा टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर को हाईलाइट करता है। तो बच्चों, क्या रिसीव पेमेंट आपका इनकम एक्सपेंडिचर बताता है? आंसर इज फॉल्स। रिसीव पेमेंट, याद रखिएगा, वो आपको बताता है एक्चुअल रिसीव्स एंड एक्चुअल पेमेंट्स। साथ में याद रखना है, रिसीव पेमेंट आपको बताता है कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंसेस कितने हैं। सो मैंने बेसिकली आपको बच्चा यहाँ पर जो आंसर्स भी आपको दे रहा हूं उसका रीजन सिर्फ यही है कि यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, सो ट्रू फॉल्स तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कई बार हम लोग को रीजंस लिखने नहीं आते। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द एप्रोप्रिएट आंसर इन डिटेल, ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंसेस बताने। सी, इट्स ए वेरी सिंपल क्राइटेरिया, 4 मार्क्स का ये एमटीपी के अंदर है। सो इसका भी आंसर जो है भाई वो इसके 4 पॉइंट्स बनने चाहिए। सो मैंने यहां पर 4 पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए। कैश सिस्टम, अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्त, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। सी, कैश सिस्टम में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बट मर्केंटाइल सिस्टम में हम लोग कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज मर्केंटाइल सिस्टम में पैसे से मतलब नहीं होता, ड्यू बेसिस पे होता है।
कैश बेसिस में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इनकम्स या एक्सपेंसेस का हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो आपके पास मर्केंटाइल सिस्टम में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, इनकम हो, इन सबको हम लोग एडजस्ट करते हैं। अच्छा, कैश सिस्टम में कभी भी यू कैन नॉट असर्टेन द करेक्ट पीएल। वाई? बिकॉज जो करेक्ट पीएल होता है दोस्तों, वो आपका कैश सिस्टम में कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उसमें हर चीज को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो। बट मर्केंटाइल सिस्टम में आप करेक्ट पीएल रिकॉर्ड कर लेते हो, बिकॉज आप उधार की और कैश की दोनों चीजों को रिकॉर्ड करते हो। इसमें कैश सिस्टम में आपको इतना टेक्निकल अकाउंटिंग नॉलेज नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। आप खुद सोचो कि अगर मैं आपसे कैश सिस्टम की बात करता हूं तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं चाहिए। मेरे को जो पैसा आ रहा है मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, और जो पैसा नहीं आ रहा उसको मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। बट अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे को अकाउंटिंग ऑफ मर्केंटाइल बेसिस पे मुझे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बिकॉज मुझे कब कौन सा पैसा रिकॉर्ड करना है, ड्यू बेसिस पे कब कैसे रिकॉर्ड होगा। सो एवरी नॉलेज इज बेसिकली रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बोलता है पहले वाले में कि एम्प्लॉयज ने स्टॉक ले लिया जिसका वर्थ 20,000 था, बट उसकी कॉस्ट 15,000 थी दिवाली के टाइम पे, और हमने क्या करा, उसको एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस कर दिया। देखो अब यहां पर क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी से अगले महीने माइनस होगा। फिलहाल अगर आपको एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हिसाब से हमने एम्प्लॉयज को जब सैलरीज पे करनी होती है तो नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं, नॉर्मली हम एंट्री करते हैं सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने यहाँ पर सैलरीज के साथ टू कैश नहीं लिखा, क्योंकि मैं उनको कैश दे ही नहीं रहा, मैं उनको गुड्स दे रहा हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने सैलरीज को डेबिट कर दिया, राइट, सैलरीज को डेबिट कर दिया, और मैंने साथ में क्या वर्ड यूज करा, परचेजेस, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट। व्हेनेवर वी पे सैलरी गाइस, याद रखिएगा सैलरीज टू कैश, ठीक है। बट हम लोग नॉर्मली अब यहां पर क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग गुड्स, तो हम क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। वी विल राइट सैलरीज टू परचेजेस, बिकॉज जब भी गुड्स जाते हैं एंड मनी डज नॉट कम इन, वी राइट परचेजेस। ओके, सी आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। इफ यू नो इट यू कैन स्किप इट, इजी, राइट। ओके, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 16,000। बेटा अगर आपने वेजेस पे करी है मशीनरी के कंस्ट्रक्शन या इरेक्शन के लिए, दैट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने चाहिए और कैश इज गोइंग आउट। एंड गाइस आई एम नॉट राइटिंग नरेशंस, आप प्लीज वहां पर नरेशन और फॉर्मेट को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी प्रोप्राइटर ने पे करी। जब भी प्रोप्राइटर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करता है, एंट्री होती है ड्राइंग्स, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है दैट इज ड्राइंग्स, अगर कंपनी पे करती है तो दैट इज इनकम टैक्स। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। सो ड्राइंग्स टू पेटी कैश, इट इज ड्राइंग्स टू पेटी कैश। ओके, नेक्स्ट बिकॉज पेटी कैश इज गोइंग आउट, हमने गुड्स परचेज करे, 4,000 लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा, 100 का कैश डिस्काउंट है। दोस्तों अगर आप यहां पे देखते हो, परचेज को मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है। मैंने जो गुड्स परचेज करे गाइस, याद रखिएगा 4,000 के गुड्स हैं, बट उसमें ना 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स, उसको माइनस कर दिया, द बैलेंस इज 3600। उसमें से 100 मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव बीइंग एन इनकम, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और मेरे से कैश जा रहा है 3500, राइट। सो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच इज एक्चुअली ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। दैट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। आपको बता देता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सेम हमारी बुक में भी है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली आईसीए मॉड्यूल के अंदर भी है। ओके, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक हमने करा 23 अप्रैल को, वैल्यू ऑफ स्टॉक हमारे पास 48 लाख है। ध्यान से देखिएगा, अब ये ट्रांजैक्शन 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमने करी हुई है। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, हमने 30 अप्रैल की इन्वेंट्री का स्टॉक निकालना है। जो स्टॉक मेरे पास 23 अप्रैल को है दैट इज 48 लाख। तो सोल्यूशन आप देख सकते हो, 23 अप्रैल को जो आपके पास स्टॉक है दैट इज बेसिकली 48 लाख।
सबसे पहले अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ते हो, गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट थे जिसमें से गुड्स 240 के अनसोल्ड है। अब आप पॉइंट समझो, अगर गुड्स हमने भेजे कंसाइनमेंट पे, गुड्स अगर सपोज कर लो 240 के अनसोल्ड हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, 240 के अगर गुड्स अनसोल्ड है, बेटा वो हमारा स्टॉक है जो कंसाइनी के पास पड़ा है, सो दैट शुड बी एडेड टू माई स्टॉक, वो मेरे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसको अपने स्टॉक में ऐड कर दूंगा। सो आई विल ऐड अनसोल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इन माई स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट आगे सुनिए, 4 लाख की परचेजेस हैं, उसमें से 160 के गुड्स आपने डिलीवर करे। रुको, तो 4 लाख की परचेज में से 160 के डिलीवर करे हैं हमने अकाउंट क्लोजिंग ईयर के बाद, मतलब 160 के गुड्स अभी इन ट्रांजिट हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी परचेजेस इस दौरान सिर्फ कितनी है, 240 की। सो 240 की परचेजेस एक्चुअली में हमारे स्टॉक को बढ़ा देगी, क्योंकि 23 से लेकर 30 अप्रैल तक की परचेजेस अगर हमने करी है, दैट विल इंक्रीज माय स्टॉक। रुको, जो गुड्स आपके 160 के इन ट्रांजिट है वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होता है, तो उसको सेपरेटली मेंशन कर दो कि भाई इतने गुड्स हमारे ट्रांजिट में हैं एंड दैट हैज टू बी एडेड। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आगे सुनते जाइएगा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिर हम बात करते हैं सेल्स 13,60,000 की हैं, इसमें से 320 के गुड्स आपने भेजे हैं अप्रूवल के लिए। आधे गुड्स रिटर्न हो गए हैं, ऑब्वियसली मतलब 160 के रिटर्न हो गए, बट बाकी आधों के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम सिंपल सी बात करें, जो बाकी आधों के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड, वो जो 160 के गुड्स हैं दैट इज माय गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स, राइट? वो मेरे गुड्स हैं जो कस्टमर्स के पास पड़े। अगर वो मेरे गुड्स हैं जो कस्टमर्स के पास पड़े हुए, तो आप एक सिंपल सा फंडा सोचो, माय गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स, माय गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स। ठीक है, सो एक सिंपल सा फंडा आप सोचिए, अगर मेरे गुड्स कस्टमर्स के पास पड़े तो वो स्टॉक तो मेरा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो जो 160 का स्टॉक है ना, वो सेलिंग प्राइस है। वो 160 का स्टॉक दोस्तों सेलिंग प्राइस है, तो मेरे को क्या करना है, उसको पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। अब एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कॉस्ट प्लस 25% है। अब जैसे मैं बच्चों को एक टेक्निक बताता हूं, भाई कॉस्ट प्लस 25% है, दैट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट। So 1/4 of cost is always equals to 1/5 of sales या 1/5 of selling price. So profit is actually 1/5 of sales. So मैं क्या करूंगा भाई, 1/5 of 160 इसमें से लेस कर दूंगा, मेरे पास 128 का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट, बट अब होल्ड ऑन, अब सेल्स का थोड़ा सा पंगा है। अब सेल्स का पंगा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। गुड्स जो हैं मैंने बेचे थे, उसमें से 240 के गुड्स जिसकी कॉस्ट थी उसको मैंने बेचा 120 का, मतलब गुड्स कॉस्टिंग 240 वर सोल्ड फॉर 120। ये अबनॉर्मल सेल भी बीच में आ गई, इसको हम कह सकते हैं अबनॉर्मल सेल। नाउ चेक आउट द नोट, ध्यान से इस नोट को अंडरस्टैंड करिएगा। सेल बेटा 13,60,000 की थी, प्लीज फोकस करना। आपके पास उसमें से नॉर्मल सेल 12,40 की है, अबनॉर्मल सेल 1,20 की है। अबनॉर्मल सेल वाई, बिकॉज जो गुड्स आपने एक नॉर्मल सेलिंग प्राइस से भी नीचे के बेचे, मतलब आपकी कॉस्ट अगर 240 की है, अब 240 से गुड्स को बेचते हो 120 में, तो ऑब्वियसली आपने वहां पर लॉस कर लिया 120 का, तो वो नॉर्मल सेल नहीं है ना बेटा, वो अबनॉर्मल सेल है। ठीक है, सो नॉर्मल सेल मेरे पास कितनी रहेगी, 1240। 1240 में से मुझे 160 के वो गुड्स हैं जो वापस आ गए, मेरे को पता है वो सेल नहीं है। 1240 में से 160 के गुड्स हैं जो मुझे रिटर्न आ गए। देखो 160 के कस्टमर के पास पड़े, अंडरस्टैंड करो, 160 के मुझे वापस आ गए, तो मेरी एक्चुअल सेल सिर्फ है 1080 की, राइट? अब 1080 का जो जीपी आता है 1/5 करके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेल्स, सो वो आता है 2,16,000। 2,16,000 मेरा एक्चुअली में नॉर्मल जीपी है, बट उसमें से मुझे 120 का हो गया है लॉस। तो मेरा जो एक्चुअल, मेरा यहां पर दोस्तों जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो कितना है, 96,000। गाइस जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ऑन सेल्स है वो कितना है मेरे पास, 96,000। सो आई कैन से 216 का मेरा नॉर्मल सेल्स का प्रॉफिट, 120 का मेरा आ गया लॉस। सो माय प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 96,000। नाउ होल्ड ऑन, 13,60,000 की आपकी टोटल सेल थी, 160 के आपको रिटर्न हो गए, ठीक है, 12 लाख की आपकी नेट सेल हुई।
उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट जब आप निकालोगे ना आफ्टर एडजस्टिंग अबनॉर्मल सेल का नुकसान, दैट इज 96,000। सो बच्चा याद रखना 1360 की सेल थी, 160 का आपका रिटर्न हो गया, तो आपकी सेल एक्चुअली में है 12 लाख। 12 लाख में से अबनॉर्मल सेल का प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट है एक्चुअली में वो है सिर्फ 96,000। तुम्हें लगेगा तुम्हारा प्रॉफिट 216 का है, 216 का नहीं बेटा, 120 का लॉस भी है, उसको भी एडजस्ट करो। सो प्रॉफिट इज 96,000। तो वो एडजस्ट करने के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है 11,04,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करा एंड माय आंसर ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 30th अप्रैल, आई कैन से भैया कि मेरा जो इन्वेंट्री आया है 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल को, दैट इज 44,64,000। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर. It has a point of abnormal sales, so please focus on it, right? If it is not clear, you can mention it, I can reply it back. Okay. नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था डेप्रीसिएशन का. डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन बच्चा काफी सिंपल था. जैसा कि आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का इन्वेंट्री, 10 मार्क्स का डेप्रीसिएशन. जैसे यहाँ लिखा हुआ बेटा कि एक बंदा है, उसने मशीनरी खरीदी है आपके पास 2019 में 3,20,000 की. 80,000 भाई साहब इंस्टॉलेशन के लिए उसने करा है. एक और मशीनरी उसने परचेज करी है जुलाई 19 में 1,60,000 की. जुलाई 21 में जो मशीनरी उसने परचेज करी थी 19 में उसको 2.5 लाख का बेचा और एक और मशीनरी परचेज करी और इंस्टॉल करी, वो थी 60,000 की. राइट? तो ये सब हो गया बेटा आपके पास 2021 के अंदर. फिर उन्होंने क्या करा, कंपनी वहां पर पहले तो डेप्रीसिएशन लगा रही थी 10% ओरिजिनल कॉस्ट. अब 2022 से कंपनी ने डिसाइड करा कि चल भाई एक काम करते हैं, WDV मेथड लगाना शुरू करते हैं और डेप्रीसिएशन का रेट लगाएंगे 15%. अब हम लोगों को एक्चुअली क्वेश्चन में ना सिर्फ 2021 और 2022 के अकाउंट्स पूछे, बट प्रॉब्लम यह है दोस्त कि हमें इंफॉर्मेशन तो 2019 से लिखी हुई है. अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही कि अकाउंट्स पूछे हैं मेरे से वहां पर सिर्फ 21-22 के, बट इंफॉर्मेशन भाई मेरे को दे रहा है 2019 से. सो अपने को पहले थोड़ा सा अकाउंटिंग करना पड़ेगा ना चाहते हुए. या तो तुम इसको वर्किंग नोट में करो या तुम इसको अकाउंट में प्रेजेंट कर लो, तुम्हारी चॉइस है. सपोज जनवरी 19 में पहले मैंने मशीनरी परचेज करी 4 लाख की, राइट? जुलाई 19 में एक और मशीनरी परचेज करी 160 की, 4 लाख की. अच्छा, इसमें अकाउंट्स क्लोजिंग 31 दिसंबर, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा. अकाउंट्स क्लोजिंग इज 31 दिसंबर. सो जैन वाली पे तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन, बट जो 160 है उसके ऊपर 10% भाई साहब डेप्रीसिएशन आएगी 6 मंथ्स की. देखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन इस 5,12,000. अब इसको ब्रॉड डाउन करा 2020 में. अब 4 लाख के ऊपर हम लोग को SLM लगाना है, तो SLM पे भाई अपने पास पूरा 10% का डेप्रीसिएशन आ गया. फिर 160 के ऊपर अपने पास भाई साहब 10% का डेप्रीसिएशन आ गया. ठीक है जी, तो ये अपने पास पूरे पूरे साल का लग गया. अब यहां से आपका रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन बिगेन्स फ्रॉम हियर, बिकॉज आपका 456 से ही क्वेश्चन शुरू होता है. इसके ऊपर ऊपर सारा वर्किंग नोट है. तो अब आप देखोगे 456. अब भाई साहब 456 से 30 सितंबर 2021 को मैंने एक मशीनरी थर्ड परचेज करी है 60,000 की, राइट? अब आइए एक छोटा सा वर्किंग नोट देखते हैं. वर्किंग नोट अगर आप देखोगे दोस्तों, मैंने जो 19 में पहले 4 लाख की मशीनरी खरीदी थी उस पे मैंने 19 में डेप्रीसिएशन लगाया 40,000 का, लगा दिया. 20 पे भाई साहब देखो SLM मेथड है तो चिल्लड़ काम है, इजी एकदम. तो अपने को क्या करना है भाई, 2020 में 40 का डेप्रीसिएशन लगाया. फिर 2021 में मेरे भाई हमने 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाया, बिकॉज हम इसको जुलाई में बेच दी है, तो 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन. तो जुलाई 21 जिस दिन मशीन बेची है उस दिन उसकी WDV है 3 लाख. सेलिंग प्राइस भाई साहब आपके पास 2.5 लाख, तो आपका लॉस कितना हो गया 50,000. ठीक है, तो लॉस हो गया दोस्त 50,000. अब आप यहां पे दिखा सकते हो 1 जुलाई को बाय बैंक सेल 2.5 लाख, लॉस आ गया दोस्त 50,000. डेप्रीसिएशन जो मैंने बेची है वो मेरे पास आ गई है 20,000 जो मैंने एसेट बेचे. ठीक है, अब मेरे को रिमेनिंग की निकालनी है. सी रिमेनिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है. 4 लाख वाला एसेट था वो तो खत्म हो गया, तुम्हारे पास 160 वाला रह गया है और तुम्हारे पास 60 वाला रह गया है. तो 160 के ऊपर 10% तुम डेप्रीसिएशन लगाओगे, तुम्हारे पास कितना आ गया भाई 16,000. और 60 के ऊपर तुम 10% लगाओगे 3 मंथ्स का, बाय 3 मंथ्स, क्योंकि 30th सितंबर से जब तुम 31 दिसंबर काउंट करते हो दैट विल वर्क आउट टू बी 3 मंथ्स.
अब तुम्हारे पास जो दोस्त बैलेंस कैरेट डाउन आता है वो आता है 1,78,500। ठीक है, अब मैंने इसको ब्रॉड डाउन करा दोस्त। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, WDV पे शिफ्ट हो गए। सो यहां पर 178,500 का 15% लगाया, दैट इज 26,775, and then we have a balance carried down, that is 1,51,725, right दोस्तों? तो this is your final answer. तो this was a very easy question, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहां पर आपको नीचे क्वेश्चन में लिखा है एंट्रीज पास करो, नरेशंस करो। मैं नरेशंस वगैरह कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप काइंडली जरा नरेशन वगैरह खुद मैनेज करेंगे। आपको लिखा है भाई साहब, जनवरी 2023 में रजत ने ड्रॉ करे 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, एक 32,000 का है और एक 50,000 का है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो 32,000 का था वो 2 महीने का था और 50,000 वाला 3 महीने का था। तो पहले हम एक काम करते हैं भाई, रजत की खाली किताबें बनाने को बोला है, तो एक आ गई एंट्री जनवरी 2023 में। पहली एंट्री आप चेक कर लो, बिल रिसीबल 1, बिल रिसीबल 2 टू विशाल। विशाल इज अ ड्रॉई, ओके। फिर जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हो, ये बिल्स को विशाल ने एक्सेप्ट करा, वेरी गुड। 4 मार्च को विशाल रिक्वेस्ट करता है रजत को कि भाई मेरे को ना बिल को रिन्यू करना है, एक नया बिल लेकर आना है 15% के हिसाब से 2 मंथ्स के पीरियड के लिए। चलो भाई, अब अगर 2 मंथ्स का पीरियड की बात कर रहा है तो मतलब पहले आपको फर्स्ट बिल को करना पड़ेगा डिसऑनर, ठीक है। फर्स्ट बिल को डिसऑनर, बिकॉज रिन्यूअल कैन नॉट बी डन विदाउट डिसऑनर। तो डिसऑनर पहले फर्स्ट बिल को करोगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, विशाल टू BR1। फिर एक नया बिल आएगा बेटा BR3 टू विशाल। अब मैंने अमाउंट 32,800 कैसे लिखा है भाई साहब, 32,000 के ऊपर 15% 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 मंथ्स का आ गया इंटरेस्ट। तो विशाल टू इंटरेस्ट, क्यों? विशाल को डेबिट करा, उससे पैसा लेना है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और ये 800 रुपए मैंने बिल के अमाउंट में जोड़ दिए। अब अगर बच्चे चाहे तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, राइट, यू कैन पास द कंबाइन एंट्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट विशाल ने क्या करा भाई, 25 मार्च को अपना 50,000 का अमाउंट जो है वो तो चलो क्लियर कर दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट काट के। सो भाई उसमें क्या हो गया, हमें 25 मार्च को 50,000 जो सेकंड बिल का था उसके बदले कैश आ गया और हमने 500 का दे दिया रिबेट, डिस्काउंट अलाउड हमारी तरफ से, हम ड्रॉर है। उसके बाद अब यहां लिखा है ड्यू डेट के पहले भाई विशाल हो गया इंसॉल्वेंट। अब ड्यू डेट के पहले मतलब कब? तो मैंने क्या करा भाई कि जस्ट ड्यू डेट के पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक डेट ले ली 4 मई। जैसे सपोज 7th में उसका ड्यू डेट आता है तो मैंने उसको 4 मई एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप 4 मई एज्यूम करके डाल सकते हो। तो मैंने क्या करा बच्चा, 4 मई एज्यूम करके विशाल टू बिल रिसीबल, क्योंकि जैसे ही बंदा इनसॉल्वेंट होगा, याद रखिएगा, पहले पुराना बिल डिसऑनर होगा, याद रखना दोस्तों, पहले पुराना बिल डिसऑनर होगा। उसके बाद आपका पता लगेगा भाई कि 32,800 आना था, 50 पैसा मतलब 50% आया और 50% आपको नहीं आया। जो नहीं आया वो चला गया बैड टिप्स में, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। फिर एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने डाला है एडीडी का। दिस एडीडी क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। इसमें बहुत सारे बच्चे ना थोड़ी सी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर गलती कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। इट इज अ गुड क्वेश्चन, ओके। तो वी कैन से भाई किरण ने एक्सेप्ट करे बिल्स दिव्या को, डिफरेंट डेट्स पे बिल्स थे, 9 अप्रैल 4 महीने का, 18 अप्रैल 3 महीने का, 25 मई 6 महीने का, 5 जून 3 महीने का। आपके पास अमाउंट्स गिवन है 3,000, 5,500, 3,000 और 6,000। जुलाई में हमने एग्री करा कि ये जो बिल्स हैं ये विड्रॉ किए जाएंगे और किरण एक्सेप्ट करेगा, किरण एक्सेप्ट करेगा, याद रखिएगा, 2 बिल्स, एक 10,000 जो कि ड्यू था 4 महीने का, और बाकी जो बैलेंस है वो विद इंटरेस्ट ड्यू होगा 6 महीने का। दोस्तों याद रखना, एक 10,000 4 महीने का, बाकी बैलेंस 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ। अब आपको क्या करना है, आपको सेकेंड बिल का इंटरेस्ट लेना है 10% पर एनम और सेकेंड बिल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और आपको 365 डेज इन अ ईयर लेना है 22-23। चलिए ठीक है, पहले एडीडी निकालते।
तो बच्चे प्लीज फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। मैंने स्टार्ट करा है बच्चा ड्यू डेट से। सी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 9 अप्रैल में 4 महीने 3 दिन ग्रेस के, ठीक है। तो 9 अप्रैल में 4 महीने भैया 3 दिन ग्रेस के, हमारा पहला ड्यू डेट आ गया 12 अगस्त। अप्रैल 4 महीने, अगस्त 3 दिन ग्रेस के 12 अगस्त, राइट। फिर 18 अप्रैल में 3 महीने, 18 अप्रैल में 3 महीने भाई 3 दिन ग्रेस के 21 जुलाई, राइट। इसके बाद नेक्स्ट 25 मई में मैंने क्या करा भाई, 25 मई में मैंने लिया 6 महीने। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 28 नवंबर, और ऑब्वियसली 3 दिन ग्रेस के ला डालने के बाद नेक्स्ट 5 जून में मैंने कर दिया 3 महीने। तो बेटा ये आ गया 8 सितंबर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर बच्चे इसको चेक करोगे तो आपके पास ना इसमें अर्लीस्ट डेट को अपनी बेस डेट लेना होता है। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने 21 जुलाई जो है वो अर्लीस्ट डेट है और मैंने उसको बेस डेट सेलेक्ट कर लिया। अब ऑब्वियसली बेस डेट से बेस डेट तो 0 डेज होंगे, ठीक है। फिर 21 जुलाई से लेकर 12 अगस्त अगर आप चेक करते हो भाई तो 22 दिन, ठीक है। 21 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 130 डेज, कैलकुलेशन कर ले। 21 जुलाई से लेकर 8 सितंबर 49 डेज। फिर प्रोडक्ट्स निकालें, दैट इज 3000 इंटू 22, ये तो 0 ही आएगा, 3000 इंटू 130 एंड 6000 इंटू 49। तो दोस्तों आपके पास क्या आएगा, एवरेज ड्यू डेट इज एक्चुअली बेस डेट प्लस 750, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टोटल ऑफ अमाउंट। ये आता है बच्चा 43 डेज। इसको डिवाइड करोगे बेटा अप्रोक्सीमेटली 43, साथ साथ थोड़ी कैलकुलेशंस कर लेना, 43 डेज आएगा। 21 जुलाई में 43 डेज जब हम ऐड करते हैं अप्रोक्सीमेटली, माय आंसर इज 2 सितंबर। अब ऐड करके देख लो, 21 जुलाई में जब आप 43 डेज ऐड करोगे, योर आंसर इज 2 सितंबर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमने क्या करा, हमने 2 नए बिल दे दिए और पुराने सारे बिल कैंसिल कर दिए। लैंग्वेज पढ़ो, ये 5 जून तक इनकी ट्रांजैक्शन चल रही थी। 1 जुलाई को डिसाइड करा एक काम करते हैं, सारे पुराने बिल कैंसिल करते हैं, ठीक है। पॉइंट ये वाला समझना, सारे पुराने बिल कैंसिल करते हैं और एक नया बिल ड्रॉ कर लेते हैं, 2 नए बिल ड्रॉ करते हैं इनफैक्ट, ठीक है। अब अगर 2 नए बिल ड्रॉ करेंगे, जो पहला बिल है ना मेरे दोस्त, पहला बिल फोकस करो, पहला बिल अगर जुलाई से हम 4 महीने लें तो उसकी ड्यू डेट आती 4 नवंबर, ठीक है। 4 महीने का पीरियड है पहले बिल का। और दूसरे बिल का भाई जुलाई से अगर 6 महीने लें तो ड्यू डेट आती है बेटा 4 जनवरी। मैं 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद काउंट कर रहा हूं, 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के बाद काउंट कर रहा हूं। अब अगर पहले बिल का अमाउंट 10,000 है, फर्स्ट बिल की अमाउंट कितनी है भाई 10,000, तो आपको पता है टोटल अमाउंट 17,500 है, तो सेकंड बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 7,500। तो बच्चे चेक कर लेना बेटा, सेकंड बिल की अमाउंट कितनी हो गई 7,500। अब यहां पर जो फर्स्ट बिल है उसका 10,000 10% इंटरेस्ट पड़ेगा 63 डेज का। बच्चे बोलेंगे सर 63 डेज कैसे आया, भाई तुम्हारी ड्यू डेट क्या आनी चाहिए 2 सितंबर, बट तुम पेमेंट कब कर रहे हो, तुम पेमेंट कर रहे हो 4 नवंबर को। तो जब 4 नवंबर को सारा सेटलमेंट करोगे तो भाई 63 डेज का इंटरेस्ट तो पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब सेकंड बिल का तुम सेटलमेंट कब कर रहे हो, सेकंड बिल का सेटलमेंट कर रहे हो 4 जनवरी, जबकि तुम्हारी एडीडी एवरेज ड्यू डेट आती है 2 सितंबर। सो तुम कितना डिले कर रहे हो, यू आर डिलेइंग इट बाय 124 डेज। इसका गैप चेक करो, 124 डेज का गैप आता है। सो तुम्हें 124 डेज का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो जब तुम मेरे दोस्त इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 10,000 के ऊपर, दैट विल बी 172.60, और जब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा 254.80। सेकेंड बिल का दोस्तों तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 254.80। अब एक प्रॉब्लम है कि उसने फर्स्ट बिल के टाइम पे सिर्फ 10,000 पे करा है, तो सेकेंड बिल के टाइम पे उसने सारा इंटरेस्ट और सेकेंड बिल की अमाउंट पे करनी है ना। तो फर्स्ट के टाइम पे अगर आप पढ़ोगे तो उसने क्या लिखा है, उसने 10,000 पे कर दिया। सेकेंड के टाइम पे उसने सारा बैलेंस विद इंटरेस्ट, क्या लिखा है, बैलेंस विद इंटरेस्ट। दैट मीन सेकेंड में उसने 7,501 पे करा है, दैट इज फाइन, ये पढ़िए। साथ में उसने ये दोनों इंटरेस्ट सेकंड बिल के टाइम पे पे करे, तो दोनों इंटरेस्ट सेकंड बिल के टाइम पे पे करा है, इसका मतलब आपके पास आ गया 7927.4 इज द अमाउंट ऑफ सेकंड बिल। सो गाइस, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ ओनली दिस लास्ट पॉइंट, राइट। सो 7927.4 इज द अमाउंट ऑफ सेकंड बिल विच वी हैव टू पे। आई होप दिस question is
क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो भाई मूविंग ऑन टू द अकाउंट करंट क्वेश्चन। सी अकाउंट करंट वाला क्वेश्चन काफी इजी था, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन को भैया हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ली, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेंड बाय हिम टू मिस्टर कूपर फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च। इंटरेस्ट भैया चार्ज या अलाउ करना है 12% पर एनम के बेसिस पे। ठीक है, तो अपने को यहां पर क्या करना है भाई, ली साहब बना के दे रहे हैं, कूपर के साथ उनका ट्रांजेक्शन है, बैलेंस जो कूपर के अकाउंट में है क्रेडिट जनवरी 1 3500। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बच्चा यहां पर लिख लिया है अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट। सी आई एम यूजिंग बिट ऑफ एब्रीवेशंस, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं भाई साहब, मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, तुम बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। ओके, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट, कूपर एंड अकाउंट करंट विद ली, इंटरेस्ट 31 मार्च का 12%। पहले 3500 आ गया भाई, पहले अमाउंट्स फिलअप कर लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, फिर सोल्ड गुड्स टू कूपर, ड्यू डेट इज 1 Feb 30,000। तो भाई ड्यू डेट इज 1 Feb, वी हैव टू मेंशन द ड्यू डेट ओनली। आप डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नोट अगर करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, आप ड्यू डेट से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। तो ड्यू डेट इज 1 Feb, टू सेल्स 30,000। एज यू नो, हमारा एक रूल था अकाउंट करंट का, बहुत सिंपल। अकाउंट करंट के टाइम पे मैंने आपको एक फ्लूक सिखाया था, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। सर आप रूल को उल्टा बोल रहे हो। हाँ जी, सो डेबिट व्हाट गोज आउट, लाइक सेल से गुड्स जाते हैं, जितनी भी बाहर जाने वाली चीजें डेबिट कर दो। परचेज या कैश रिसीव से गुड्स, ये पैसा आता है या गुड्स आते हैं, क्रेडिट साइड पर डाल दो। उल्टा रूल फॉलो कर लो तो यू कैन इजीली गो फॉर अकाउंट करंट, राइट। सोल्ड गुड्स टू कूपर, ड्यू डेट इज 15 Feb, 15 फरवरी भाई, टू सेल्स 27,500। नेक्स्ट, कैश रिसीव 40,000, अपने पास आ गया कैश रिसीव अगेन 7,500, ड्यू डेट 5, 15 और 20। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे बेटा, 15 और 20 तारीख को कैश रिसीव आ गया 40,000 और 7,500। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कूपर 7,000 10 मार्च को, और कैश रिसीव 25 मार्च को 6,500। सो दोस्तों अगर आप देखोगे, सेल रिटर्न आ गया 10 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट 25 मार्च को कैश रिसीव आ गया 6,500, राइट। तो हमने सारी ट्रांजेक्शन्स डाल दी हैं पहले तो। आफ्टर पुटिंग अप ऑल द ट्रांजेक्शन, दोस्तों आपको याद होगा कि आपको ड्यू डेट से क्लोजिंग डेट तक सारे के सारे डेज निकालने हैं। सो 1 Feb से 31 मार्च तक गाइस 58 डेज, 15 Feb से लेकर 31 मार्च तक 44 डेज। जब आप इसकी डेज की कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली 1 Feb को इग्नोर करोगे, बट जहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन है उस केस में 1 जनवरी को इंक्लूड करोगे। याद होगा आप लोगों को, ये रूल था हमारा, जब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो तो 1 जनवरी इंक्लूड करना है। बाकी सब में आप देखोगे 15 Feb से 31 मार्च 44 डेज, ये 90 डेज, ये 39 डेज, सारे डेज निकाल लिए। मल्टीप्लाई करा दोस्त, प्रोडक्ट्स निकाल लिया सारा, ठीक है। प्रोडक्ट्स निकालने के बाद हमने निकालना है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। दोस्तों जब आपने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया, आपने करा इसका टोटल, इसको सारा माइनस कर लिया, आपने दोस्त निकाल लिया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब जब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया भाई, तो बारी आती इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का रूल था बेटा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 12%, 1/365, 130 इंटरेस्ट का आया। अब प्रॉब्लम यह है भाई कि 130 इंटरेस्ट का तो चलो डेबिट साइड पर आ गया, ठीक है, बट जब आप अमाउंट की कैलकुलेशन चेक करोगे तो उल्टा उससे पैसे लेने नहीं है, उसको देने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे भाई, तो इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है और इसका डेबिट साइड कम है, तो दैट मींस इसका इंटरेस्ट माइनस करने के बाद मेरे पास बैलेंस आता है 6870, जो मैंने उसको देना है। नॉर्मली क्या होता है, वी हैव अ हैबिट की बैलेंस कैरेट ऑन हमेशा हमारा क्रेडिट साइड पर आ रहा है, बट इसमें याद रखिएगा, इसमें ओपनिंग बैलेंस ही क्रेडिट था, तो इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा। दैट मींस हमने उसको पैसे देने हैं। सो आई होप दोस्तों दिस वाज अ इजी क्वेश्चन ऑफ अकाउंट करंट। अकाउंट करंट का ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक +2 लेवल का पार्टनरशिप का क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक कह सकते हैं जितने लोगों ने +2 में अच्छे से पार्टनरशिप करा है,
सो भाई एक +2 लेवल का सिंपल क्वेश्चन पार्टनरशिप का, राइट? देखिए ध्यान से, बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की पिजन एसोसिएट्स की आपको लिखी हुई है, दो पार्टनर्स हैं, पी एंड क्यू, 5:3 का रेशियो है। वी गॉट पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, पीएल, क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स इन कैश एट बैंक। आपको बोलता है भाई आर को एडमिट करा, आर लेकर आता है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, 240 कैपिटल, 32,000 भाई साहब वो लेकर आ रहा है अपनी गुडविल के लिए, ठीक है। प्लांट मशीनरी को 15% डेप्रीशिएट करेंगे। अब भैया डेप्रीशिएट करेंगे तो रीवैल्यूएशन बनाना है, 170 की प्लांट मशीनरी है, 15% डेप्रीशिएट करेंगे तो भाई साहब डेबिट साइड पर आ जाएगा, नुकसान है। आई थिंक एवरीबडी नोज दिस। उसके बाद लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करेंगे 40% से। भाई साहब लैंड बिल्डिंग को जब आपने एप्रिशिएट करा 40% से तो 1,52,000 आ गया क्रेडिट साइड पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर्स पे। सो दोस्तों अब आप जब डेटर्स 60,000 के हैं उस पे 5% की प्रोविजन बनाओगे तो डेबिट साइड पर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 6,000 की। ये किसके लिए थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? कोई रिपेयर्स था बिल्डिंग का, इसको किताबों में रिकॉर्ड करना है। अगर आप कुछ भी 6,000 का किताबों में रिकॉर्ड करोगे फ्रेंड्स तो वो लायबिलिटी को बढ़ा देगा, और अगर वो लायबिलिटी को बढ़ा देगा तो 6,000 जो है आपके पास डेबिट साइड पर आ जाएगा। दैट्स इट। अब मेरे पास यहां पर जब आप इसको देखोगे प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास ये आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है भाई ये आ गया मेरे पास, और इसको मैं पी और क्यू के 5:3 के रेशो में बांट दूंगा, क्योंकि उसका ओल्ड रेशो है 5:3, 7:3, 438, 44062 is my profit. This was a very simple question. Moving on to partners capital friends, PQR का partners capital है। मैं एक डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगा कि देखो पार्टनरशिप में जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना गुडविल वगैरह के, जैसे लिखा है कि आर के एडमिशन पे गुडविल को एडजस्ट करना है ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू, तो गुडविल के ट्रीटमेंट बड़े ऑल्टरनेटिव वे में होते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं भाई कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वाली एंट्री करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो एंट्री कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। दोनों करेक्ट हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, याद रखना। अच्छा, फिर आपको लिखा है एक लाइन की कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स को एडजस्ट करना है, और अगर कोई एडजस्टमेंट के बाद डिफरेंस आएगा तो करंट अकाउंट्स में डालना है। मतलब आपको इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स भी करना है एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। ओके, अब समझो फ्रेंड्स, पहले मैंने इनके ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए 410, 330। रीवैल्यूएशन का मैंने डाल दिया भाई यहां पर उनका जो प्रॉफिट आया है। आप अगर क्वेश्चन में चेक करोगे तो एक पीएल है, पीएल को उनके रेशो में बांट दिया, ओल्ड रेशो यू कैन चेक इट आउट, 1,12,000 का पीएल है, ओल्ड रेशो में बांट दिया। न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल 240, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट एंड सिंपल, बैंक या कैश कुछ भी लिख लो। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, अगर आप यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल वाला करना चाहते हो कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट। 32,000 की गुडविल वो लेकर आ रहा है, मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एज यू नो कुछ मेंशन ना हो तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होता है, सो मैंने 20 और 12 करके यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दी है, राइट। दैट इज 32 इज डिवाइडेड इनटू 5:3 का रेशियो। अब ये भाई न्यू कैपिटल्स कैसे आई है ये देखिएगा, आर का शेयर था 1/5, ठीक है। पहले मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट से देखा तो 1 - 1/5 दैट इज 4/5। फिर मैंने पी का शेयर निकाला है, मैंने 4/5 को 5 और 3 में बांटा, तो पी का और क्यू का न्यू रेशो आ गया। आर का रेशो 1/5 मुझे गिवन था, 1/5 इज इक्वल टू 8/40, सो माई न्यू रेशो इज 20, 12, 8। थोड़ा सा कट डाउन करें 532। सर न्यू रेशो निकालना जरूरी है? हाँ जी भाई जरूरी है, टोटल कैपिटल को बांटोगे किसमें, एडजस्टमेंट करने के लिए। सो फिर आपको निकालना है टोटल कैपिटल न्यू फर्म, फॉर्मूला था न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल 240 इंटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सो 240 को रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा, 12 लाख रुपए दोस्त अपने पास आ गया सारा का सारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। 12 लाख आने के बाद मैंने 12 लाख को जब यहां पर रेशो में बांट दिया बैलेंस कैरेट डाउन में,
तो जो डिफरेंस आता है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। एज यू नो दैट जब आप इनके डिफरेंसेस निकालोगे तो वो करंट अकाउंट में आएगा। अब भाई ये जो करंट अकाउंट आया है ये ऑब्वियसली इसके नीचे लायबिलिटी में चला जाएगा और ये वाला करंट अकाउंट किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब इसी तरीके से दोस्त आपको जब बैलेंस शीट बनानी है तो आप देखोगे भाई क्यू का करंट अकाउंट और पी का करंट अकाउंट हमने दिखा दिया, राइट। पी क्यू आर के नए कैपिटल्स हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। क्रेडिटर्स 54,800, ठीक है, ये आ गए। ये कैसे आए बच्चा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास ये क्रेडिटर्स थे, इसमें कोई चेंज नहीं था, उल्टा एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारे पास और आया है, वो दिखा दिया। लैंड बिल्डिंग हमने उसको अप्रिशिएट कर दिया, प्लांट मशीनरी डेप्रीशिएट कर दिया, फर्नीचर स्टॉक इसको शो करा, डेटर्स में से प्रोविजन निकाल दी। सर आपने बैंक में क्या करा, देखो भाई बैंक में ना 42,060 का मेरा बैलेंस था, 240 का मेरे भाई अपने को बैलेंस आया, 240 का दोस्त अपने को बैलेंस आया कैपिटल का, और 32,000 की आई है गुडविल। सो दोस्त अपने को क्या करना है, 3,14,060 रुपए का यहां पर कैपिटल दिखा देना, ठीक है। तो अपने को बैंक बैलेंस आ गया। अब यहां पर आप जब चेक करोगे तो बैलेंस शीट विल बी इक्वल। सो आप देखोगे भाई पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर आपने +2 में अच्छे से करा है फ्रेंड्स, तो आई अश्योर यू दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट भाई एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। सी ये फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये अपनी आईसीएम बुक में भी है, पास्ट ईयर पेपर्स में भी आया हुआ है। अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे तो फाइनल अकाउंट्स का दिस इज अ वेरी सुपर हिट क्वेश्चन एंड इट एक्चुअली अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशंस ट्वाइस आल्सो बिफोर, और ये अपनी बुक के अंदर भी है, आईसीएम बुक के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर्स में हल्का फुल्का चेंज है बट द क्वेश्चन इज सेम, राइट। तो आप इसको देखिए, ये बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं 31 मार्च के। कमल इसका सारा भैया किताबें बना रहा है, वी हैव द इंफॉर्मेशन गिवन। आप सारी इंफॉर्मेशन को देखने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स पे फोकस करो कि भाई परचेज में सेल्स रिटर्न डाल दी 5150 और सेल्स में डाल दी परचेज रिटर्न। लो भैया पहली एडजस्टमेंट पे ही काम करना शुरू करते हैं। फिर लिखा है गुड्स विड्रॉन बाय कमल फॉर ओन कंजम्पशन 7,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस, ठीक है। और एक नीचे लिखा है फ्री सैंपल्स फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 1650। तो पहले मैं आपको ये 1, 2 और 3 एडजस्टमेंट के ऊपर ही फोकस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग को इफेक्ट करती है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भाई दोबारा से डिस्क्लेमर, आई एम यूजिंग एब्रिविएशंस, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट, ओके। पहले भाई देखो ओपनिंग स्टॉक तो सिंपली शो कर दो, दिक्कत नहीं है, राइट। जो सिंपल है, परचेजेस मुझे क्वेश्चन में देखोगे 3,20,000 की गिवन है, फोकस करके समझना। परचेज में सेल रिटर्न इंक्लूड करना चाहिए, नहीं, सेल रिटर्न उसमें से लेस कर दो, कर दिया। उसमें एक्चुअली में परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैंने करा हुआ है क्या, नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरी एक्चुअल परचेज होनी चाहिए 3,11,400। अब जो उसने गुड्स विड्रॉ करे हैं 7,000 के फॉर पर्सनल यूज या फ्री सैंपल्स के, या तो तुम उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे शो करो या तुम उसको परचेज से लेस कर सकते हो, राइट, ओके। सेम गोज विद सेल, सेल में आपने परचेज रिटर्न इंक्लूड कर दिया, गलत हो गया भाई, नहीं होना चाहिए। उसमें से अब आप सेल रिटर्न एक्चुअली में लेस करना है, करा हुआ है, नहीं, तो ये कर दिया, राइट। क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ट का कोई पॉइंट नहीं है। वेजेस का पॉइंट बहुत सिंपल है, वेजेस के अंदर तुमने 900 रुपया वो मशीनरी वाला वेजेस इंक्लूड कर दिया, तो गलत है ना मेरे दोस्त। तो वेजेस जो है दोस्त 24,330 की थी, 900 रुपया इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, उसको माइनस कर दिया। अच्छा ये सारे पॉइंट एकदम सिंपल है, कोई पंगा नहीं इसके अंदर। पंगा क्या है, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। पॉइंट को समझना भाई, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको यह पॉइंट समझना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना भाई, वो हमने बैंक से लेकर हमने उसके आगे स्टॉक को गिरवी रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मेरे को 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक के हिसाब से मिलता है। मतलब जो मेरा स्टॉक होगा
उसका 80% के हिसाब से बैंक को ओवरड्राफ्ट मिलेगा। वो भी बैंक क्या करेगा, उसमें भी 80% मार्जिन छोड़ेगा। मतलब मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहां पे आपको दोस्त एग्जाम्पल दूंगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाई जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी ना, पहले तो उसका 80% आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा और बैंक वहां पर भी मार्जिन छोड़ेगा 20% का। तो बैंक एक बार 80% मतलब 20% का मार्जिन छोड़ने का मतलब उसका भी आपको 80% की वैल्यू देगा। तो ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट होगी। अब क्वेश्चन में अगर तुम चेक करते हो ना दोस्त, तो तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, चेक करो कितना 160। सो अगर मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है और मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि बैंक ओवरड्राफ्ट को रिवर्स करे इनटू 100/80 इनटू 100/80। आई होप सबको समझ में आ रहा है, 2 बार 100/80 क्यों करा। सो बैंक ओवरड्राफ्ट 160 का था, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली तो 100/80 इंटू 100/80, मतलब जो आपका सपोज स्टॉक है उसका 80% पहले मिलेगा और बैंक उसके बाद भी आपको 80% का मार्जिन छोड़ के आपको ओवरड्राफ्ट देगा, मतलब 20% का मार्जिन छोड़ेगा। तो मतलब जो स्टॉक का 80% होगा उसका जो 80% होगा वो आपको ओवरड्राफ्ट मिलेगा। सो ये भाई साहब हमने करा हुआ है रिवर्स पैटर्न पे। आप देखोगे क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन इस तरीके से निकाली हुई है 2.5 लाख की। I hope this is clear. I hope this is clear because this is a very good point which is already done in the class, but this is actually a good point. ठीक है, तभी इसको रिवर्स करते। सो गाइस जीपी जो है हमने निकाल लिया। जीपी निकालने के बाद हमने बाकी ब्रॉड डाउन करा। बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है। सैलरीज डाल दी, रेंट डाल दिया, एडवर्टीजमेंट डाल दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बैड डेप, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। जो मेरी आपको याद होगा बेटा बैड डेप रिकवर है उसको इनकम डाल दिया। जो ओल्ड प्रोविजंस है मैंने उसको क्रेडिट साइड पे डाला है। बच्चे उसको डेबिट साइड से लेस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ओल्ड प्रोविजन लिखी हुई है। ये आपके पास जो ट्रायल बैलेंस वाली होती है ये ओल्ड प्रोविजन होती है। वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं इसको डेबिट साइड से लेस कर दूं या मैं इसको क्रेडिट साइड पे दिखा दूं। ये हमारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। मैंने यहां पर पहले 240 के ऊपर 5% प्रोविजन निकाली 12,000, फिर 240 में से 12,000 लेस करा 228 के ऊपर 2.5% प्रोविजन फॉर बैड डेट निकाला। इसकी जो प्रेजेंटेशन है भाई मैंने बैलेंस शीट में थोड़ी बेटर तरीके से शो करी है कि 240 के आपके डेटर्स थे, 12,000 की प्रोविजन। पहले आप लोग सुन लेना, बेशक आप लोग बाद में पॉज करके इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। आई वुड रेकमेंड बच्चे इसको पहले सुन लें, ठीक है, बाद में पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 228 आ गया, फिर आपके पास 2.5% इस बैलेंस पे। तो इस तरीके से मेरे पास नेट डेटर्स आते हैं, राइट। देन डेप्रीसिएशन सिंपल, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट, वी गेट नेट प्रॉफिट। दोस्तों ये करने के बाद, नेट प्रॉफिट आने के बाद, बैलेंस शीट इज प्रीटी सिंपल। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करा, ड्राइंग्स लेस करी। 2 ड्राइंग्स हमारे पास, एक नॉर्मल और एक गुड्स वाली। ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सैलरी शो करी। फर्नीचर प्लांट मशीनरी में डेप्रीसिएशन लेस कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक अपना एज इट इज दिखा दिया, 2.5 लाख का है, अपने को पता है। बाकी प्रीपेड रेंट, कैश, बैंक, मतलब एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रीटी नॉर्मल और कुछ नहीं है और बैलेंस शीट मैच कर जाती है। तो मेन इसमें 2-3 पॉइंट्स ही थे। एक जो मैंने आपको बता दिया दैट इज परचेज सेल्स वाला, और एक आपके पास था बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। रेस्ट इज ऑल पॉइंट्स आर वेरी सिंपल, इसमें कोई पंगा नहीं है और, राइट। सो आई होप बच्चों को फाइनल अकाउंट्स क्लियर होगा दोस्तों, और इसके साथ आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट याद आ जाएगा। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो अपनी बुक में ये सेम क्वेश्चन पेज नंबर 1.714 पर है, ठीक है, अगर आप लोग इसका रेफरेंस लेना चाहते हो तो। ओके, आ जाइए एक क्वेश्चन 5, 20 मार्क्स का आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ। भाई साहब 20 नंबर का ये क्वेश्चन इन्होंने डाला। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये क्वेश्चन 20 नंबर का है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने जब क्लास में आरटीपी की प्रैक्टिस करी थी, मैंने एक स्पेशल आरटीपी की क्लास लगाई थी, तो मैंने सेम ये क्वेश्चन ऐसा कराया था। अगर आपको याद होगा मैंने एक असाइनमेंट डाली थी आप लोगों को,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी। तो मैंने बच्चा उसमें ये क्वेश्चन डाला था, अगर आप लोग उस असाइनमेंट को फिर से खोल के देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन अब दिसंबर की एमटीपी में भी आ गया है। तो एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर द लास्ट टाइम। आपको लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 दिसंबर, और बैलेंस शीट मुझे बनानी है। दोस्तों मेरे पास यहां पर ना 2021, 22 और 23, 2022 मेरा करंट ईयर है। गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग का भी है, मेंटेनेंस का भी है, और सन्ड्री पेशेंट से मुझे फीस भी आ रही है। सैलरी मेरी 62400 है, बट इसमें से 14,400 मेरी पिछले साल की है, याद रखिएगा। हॉस्पिटल इक्विपमेंट फर्नीचर परचेज मुझे लिखा है, एडिशंस टू बिल्डिंग है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डाइट एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स जिसमें मेरे पास 600 रुपया अगले साल का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, डोनेशंस लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज, बेनिफिट शोज का नेट कलेक्शन, ऑफिस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट्स और क्लोजिंग कैश बैक। फिर कहता है दोस्त भाई कि अपने पास बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी दिसंबर 2022 की, वो 280 है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है बिल्डिंग का। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का भी मेरे भाई क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जरा गौर कर लीजिएगा, हॉस्पिटल इक्विपमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। बिल्डिंग फंड भाई अगर आप देखते हो तो बिल्डिंग फंड का अपने पास बैलेंस दिया है ओपनिंग, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये भी अपने को ओपनिंग लिखी हुई है, और फिर आपको लिखा है कि हमने 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 13,000 रुपया इन्वेस्ट करा हुआ है, राइट, जो हमने जुलाई में करा है। तो आइए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको याद होगा भाई अपना क्लास का फंडा सबसे पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करो। आपको सिखाया हुआ है सबसे पहले एनपीओ का क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना दोस्तों, वर्किंग नोट के साथ स्टार्ट करो। दी बेस्ट ऑप्शन होता है स्टार्ट विद वर्किंग नोट्स, राइट। चलो एक काम करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए प्लीज ध्यान से, अगर आप चेक करोगे मेरे पास जो पहले ओपनिंग की इंफॉर्मेशन है, पिछले साल की इंफॉर्मेशन 1600, 10,400, ठीक है। तो ये आ गया भाई, कैश अपने पास आ गया 1600, बैंक आ गया 10,400 का, राइट हो गया जी, ओके। उसके बाद मेरे पास एक पिछले साल के ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस मेंशन है। जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है उठाओ उसको, 160, अच्छा सॉरी 13,000, सॉरी 160 तो आई थिंक उसका बिल्डिंग फंड का है, एरियस का बेटा 13,000 है, माफी चाहूंगा। सो भाई साहब यहां पर आपके पास एरियस 13,000 के हैं, तो 13,000 बच्चा अपने पास आ गया। अब आप बोलेंगे सर क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग के गिवन है, तो ये आपने ओपनिंग कैसे निकाल लिया? बड़ा सिंपल है यार, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट सुनो। बिल्डिंग 280 की है, हाँ जी सर 280 की है। अच्छा इसमें से दोस्त आप मुझे बताओ कि आपने इस साल कितनी परचेज करी? 1 लाख की। अगर इस साल 1 लाख की परचेज करी है तो फिर आपके पास पिछले साल कितनी होगी? 180, सिंपल, राइट। ऐसे ही इक्विपमेंट देख लो, इक्विपमेंट आपने इस साल परचेज करे हैं 34,000 के, मार्क कर लीजिएगा बेटा, 34 के इस साल परचेज करे हैं, और आपके पास क्लोजिंग में 1,02,000 के हैं। सो 1,02,000 के हैं, तो बेटा आपने अगर इस साल 34 के परचेज करे मेरे भाई, तो 1,02,000 और 34 का आप जब डिफरेंस निकालते हो तो आपके पास 68 आपके पास पिछले साल का होगा। तो इस तरीके से मेरे पास बिल्डिंग और इक्विपमेंट के ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। अब बिल्डिंग फंड मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है, ये देखिए बिल्डिंग फंड इज ऑलरेडी गिवन, मेरे को ये ऑलरेडी भाई 1,60,000 लिखा हुआ है। मेरे पास दोस्त पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो ऑलरेडी 14,400 लिखी हुई है, ये देखो, डन। फिर हमने क्या करना है, इसको प्लस करा, इसको माइनस करा, हमारे पास आ गया कैपिटल फंड। तो हमारा पहला फंडा क्या आता है भाई? ये आता है कैपिटल फंड, ठीक है जी। फर्स्ट अपने पास आ गया कैपिटल फंड, चलो ठीक है। देन वी हैव सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट बनाना इज ऑलवेज सेंसिबल, एज आई टोल्ड यू भैया, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना इज ऑलवेज सेंसिबल। तो दोस्तों जब इसमें आप चेक करोगे तो मेरे पास आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले मैंने क्या करा, मैंने ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शो कर दिया, चेक कर लो भाई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 13,000 मैंने सब्सक्रिप्शन का शो कर दिया, राइट। अच्छा अब अगर आप देखते हो, ध्यान से मेरी बात को समझना, 13,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था,
जब आप यहां पे देखोगे तो पिछले साल का 10,200 मुझे मिल चुका है। अब 13,000 में से अगर पिछले साल का 10,200 मुझे मिल चुका है तो आज भी क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,800, राइट। मुझे इस साल टोटल कैश रिसीव्ड हुआ है इन तीनों का टोटल, ये मुझे टोटल कैश रिसीव्ड हुआ है इस साल, क्योंकि रिसीव साइड पर है तो टोटल मेरा कैश रिसीव कितना है? टोटल कैश रिसीव तीनों का है बेटा 64,000। इसमें से ये वाला अगले साल का बेटा 4,800 2023 का है, मतलब ये अगले साल का है, मतलब ये हो गया मेरा एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। आपको पता है ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड पे। फिर भाई जब मैं इनको प्लस माइनस करता हूं तो मेरे पास बैलेंस आ जाता है फ्रेंड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने के लिए, दैट इज 49,000। अब कुछ बच्चे ये अकाउंट बनाना प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ऐसे निकाल लेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज ऑलवेज अ गुड प्रेजेंटेशन, राइट। ओके, बाकी ये मैंने बिल्डिंग और इक्विपमेंट के बैलेंसेस निकाल के बताए हैं। मूविंग ऑन टू दोस्तों, अब वर्किंग नोट खत्म, इनकम एक्सपेंडिचर के साथ स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी इनकम्स लेकर आते हैं। सब्सक्रिप्शन 49,000 आ गया डन। गवर्नमेंट ग्रांट भाई साहब बिल्डिंग का तो कैपिटलाइज्ड होता है, बट जो मेंटेनेंस का है वो तो आप यहां पर दिखा सकते हो, दिखा दो। जो फीस आ गई 9600 की, इनकम में चली गई। डोनेशन लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज, रिसीव से डोनेशन। बेनिफिट नेट कलेक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सर आपने कैसे निकाला ये भी आपको बता देता हूं भाई साहब। अपने पास जो इन्वेस्टमेंट है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी की 40,000 है, तो आप इसमें चेक करोगे भाई 40,000 के ऊपर 8% 6 मंथ्स के लिए, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 1,600। अच्छा, नेक्स्ट पेमेंट्स में भाई सैलरी। अच्छा, सैलरी का सीन ऐसा है दोस्त, अगर आप इसमें चेक करते हो ना तो 62,400 है, इसमें से 14,400 तो पिछले साल की है, तो अपने को यहां पर शो करना है 62,400 माइनस 14,400, दैट इज 48,000। रेस्ट अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे, डाइट एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, आउट्स, जितने भी हमारे खर्चे ऑफिस के हैं, ये सारा कुछ शो करने के बाद मेरे पास आ गया सरप्लस। सरप्लस कितना? 32,000। बच्चे सोल्यूशन चेक कर सकते हैं भाई। उसके बाद आ गया बच्चा अपने पास क्लोजिंग बैलेंस शीट, पहले कैपिटल फंड, उसमें सरप्लस ऐड करा। सरप्लस ऐड करने के बाद मेरे पास वहां पर टोटल आता है 130,600। फिर बिल्डिंग फंड में मैंने जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है उसको भी ऐड कर दिया। देखो बिल्डिंग फंड मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग का और मिला, मेरा 320 हो गया, उसमें ऐड हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। बिल्डिंग का दोस्त मुझे क्लोजिंग बैलेंस तो चलो गिवन ही है, वैसे ही मैंने इसको करके दिखा दिया, बट क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब कुछ गिवन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट जो हमने अभी 1,600 निकाला, प्रीपेड रेंट इज ऑल्सो गिवन, और क्लोजिंग कैश बैंक इज ऑल्सो गिवन। सो दीज आर ऑल गिवन आइटम्स, जस्ट हैव टू प्लेस इट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट और मेरी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। तो सारे बच्चे दोस्तों देख लो बेटा, अगर तुम लोगों को एनपीओ का क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये 20 मार्क्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एनपीओ इज अ वेरी बिग लेवल टॉपिक, बट ये 20 मार्क्स के हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब एक काम करते हैं भाई, एक ना अपने पास शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है, ये साथ साथ कर लेते हैं। ये बड़ा इजी है। 15 लाख शेयर है दोस्त अपने पास, 100 रुपए ईच के, और वो पेबल है अपने पास क्या? 20 रुपए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की डेट है 1 जून, फर्स्ट कॉल की डेट है 1 नवंबर, और फाइनल कॉल है 1 मार्च। सारे शेयर्स ने पैसा दिया, कोई प्रोराटा का पॉइंट नहीं, कुछ नहीं है। एक शेयर होल्डर 30,000 जो पे करता था, उसने सारा अमाउंट अलॉटमेंट के साथ जमा करा दिया, ठीक है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए, जैसे आपका पेपर 100 नंबर का है, बट मैं आपको 120 मार्क्स का पेपर करा रहा हूं, इंक्लूडिंग द 6 क्वेश्चन। और इंटरेस्ट जो है वो भी आपको सारा का सारा कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट वॉज पेड, और इंटरेस्ट की भी आपको एंट्री करनी है, राइट। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे कि अराउंड 30,000 शेयर्स हैं जिसके पास, उसने सारा पैसा जमा कराया, मतलब कुछ कॉल्स इन एडवांस आ गई है, राइट।
सो हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग विद द 1 जून। 1 जून को सबसे पहले आप अगर देखते हो कि मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है 20 रुपीज़ के हिसाब से। अब देखिए ये फिगर्स जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो हम एक चीज़ रेकमेंड करते हैं, क्वेश्चन 6 का पार्ट ए, सारी फिगर्स को आप रुपीज़ इन लैक्स लिख लीजिए। राइट, आप लिखिए भाई June 1, इसको आप लोग चाहे तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दोस्तों अपने पास 15 लाख शेयर्स, 15 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 लाख आ जाएगा। राइट, ओके। नेक्स्ट, फिर मैंने क्या करना है भाई साहब, यहां पर आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एज यू कैन सी दिस। फिर से मेरे दोस्त यहां पर आ जाएगा 300 लाख। देन ऑन द वेरी सेम डेट, बिकॉज अभी एप्लीकेशन की डेट मेंशन नहीं है, हम लोग भाई एज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट की डेट सेम है। देन वी हैव शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 15 लाख, आप चेक कर सकते हैं भाई 30 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट है, तो 450 दोस्त आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगी। अब इसमें एक अच्छा पॉइंट, बैंक को जब आप डेबिट करोगे आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में दोस्तों आपके पास आएगा 450, बट एक बंदा है जिसने आपको पैसे दे दिए हैं एडवांस कॉल्स पे। ठीक है, सो 30,000 शेयर्स ने अगर आपको 50 रुपीज एडवांस दे दिया ना मेरे भाई, तो वो 15 लाख हो गया। ठीक है, 15 लाख। सो 30,000 शेयर्स ने अगर आपको 50 रुपीज करके एडवांस दे दिए दोनों कॉल्स के, तो वो 15 लाख हो जाते हैं। दैट वर्क्स आउट टू बी 465। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नवंबर 1। नवंबर 1 में दोस्त हम लोग यहां पर देखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। जैसा कि आपको पता है बेटा, ड्यू वाली एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एडवांस कॉल्स आपकी ड्यू वाली एंट्री में नहीं आती है। तो 15 लाख को जब आप देखोगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 30 के हिसाब से, तो 15 लाख को दोस्त 30 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट वर्क्स आउट टू बी 450 लाख। अब नवंबर 1 को जब आप एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, वी हैव कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। दोस्तों 450 आना था, रुको, यहां पर भाई 30 के हिसाब से 9 लाख आपको, 30,000 के हिसाब से 9 लाख आपको एडवांस आ गया है, बाकी 441 आपके बैंक में चला जाएगा। डन हो गया। नेक्स्ट, 1 मार्च 23, इसमें आप चेक कर लीजिए, शेयर फाइनल कॉल को आपने डेबिट करा टू शेयर कैपिटल। अगेन 15 लाख को आपने कर दिया 20 के हिसाब से, 300 लाख। फिर आपने करा बैंक को डेबिट, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल, भाई 300 लाख आ गया। ठीक है, अब इसमें आ गया 20 के हिसाब से, 30,000 शेयर्स है 20 के हिसाब से, दिस वर्क्स आउट टू बी 6 लाख, ये आ गया 294 लाख। डन फ्रेंड्स। तो बच्चा ये तो आपके पास जो एंट्री आनी है ना, ये तो सिंपल जानी है। अब मुद्दा क्या है, जो आपने ना 1 मार्च को वहां पर एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो सीधा एंट्री कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। राइट, अगर आपने ड्यू की करनी है कर सकते हो, वरना आप सीधा नेट एंट्री कर सकते हो। अब ये एंट्री कैसे, देखो, सबसे पहले आप समझो कि ये इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो 1 जून को आपको आनी थी फर्स्ट कॉल, अंडरस्टैंड करो, सॉरी अलॉटमेंट, और 1 नवंबर को फर्स्ट कॉल आनी थी। तो आपने क्या करा भाई, जो पैसे नवंबर में देने थे वो 1 जून को पे कर दिए। दैट मीन्स आपने 5 मंथ्स एडवांस दे दिया।
तो 9 लाख रुपए 30,000 इंटू 30, 9 लाख रुपए आपने एडवांस में दे दिए। अब आप याद करेंगे भाई, इंटरेस्ट का परसेंटेज एडवांस कॉल्स का 12% होता है फॉर 5 मंथ्स, राइट। इसी तरीके से 1 जून को कोई पैसा आ गया जो कि ड्यू होना था 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो था 6 लाख के ऊपर। 6 लाख कैसे? 30,000 इंटू 20, 6 लाख के हिसाब से आपका 9 मंथ्स, क्योंकि गैप 9 मंथ्स का पड़ता है, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो बच्चे इसको चेक करोगे ना भाई, तो ये आपके पास आएगा 45,000, ये आएगा 54,000, टोटल मेरे भाई बन जाता है 99,000। पर दोस्त एक प्रॉब्लम है, हम तो ऊपर रुपीज इन लैक्स लिख रहे हैं, तो रुपीज इन लाख के हिसाब से बच्चा ये आ जाएगा 0.99 एंट्री में, और ये नीचे आप सारा वर्किंग नोट दिखा सकते हैं, राइट। सो आई होप this share wala question is also clear to everyone. Okay friends, then we have the last practical question. बाकी थ्योरी है हमारे पास। इसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है डिबेंचर का। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चा। जैसे लिखा है, सुमन लिमिटेड ने इशू करे हैं 40,000 14% डिबेंचर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अपने पास आ गया भाई 2 करोड़, राइट। अब उसने क्या करा है, उसने कैसे इशू करा? देखो, सबसे पहले उसने करा बंदों को इशू करा है सन्ड्री पर्सन्स 1 करोड़ का 90%, राइट। सो मतलब हमारे पास सबसे पहले जो डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा ये 6B है। पहली एंट्री दोस्त अपने पास आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 1 करोड़ का 90% इज 90 लाख रुपीस। ये सारे बच्चे चेक कर लीजिएगा भाई, राइट। अब ये बच्चा डिस्काउंट पर है क्योंकि ये हमने नॉर्मली पब्लिक को इशू करा है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने डेबिट करा है दोस्त। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी हमने डेबिट कर दिया है टू 14% डिबेंचर्स। 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, 90 लाख का डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया, 10 लाख का डिस्काउंट हो गया, राइट। 90% 90 लाख। ओके, फिर हमने क्या करा है भाई? अब देखो नेक्स्ट पार्ट कहता है बैंकर को दिया है कोलैटरल सिक्योरिटी, बिकॉज आप बैंक लोन ले रहे हो। देखो, आपने 40 लाख का लोन लिया है ऑब्वियसली, और आप यहां पर 50 लाख का उनको डिबेंचर दे रहे हो। अब आपके पास चॉइस क्या है? आप जो लोन बोरो कर रहे हो ना, आप उसकी एंट्री कर लो, बैंक टू बैंक लोन 40 लाख। इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं भाई? डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सो अगर आप यहां पर नीचे नोट लिख दो कि हम लोग नो एंट्री इज टू बी पास्ड बिकॉज डिबेंचर आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, सिर्फ लोन की एंट्री कर दो चलेगा, अगर आप पंगे नहीं लेना चाहते हो तो, राइट। अगर आप सपोज कहते हो सर मेरे को एंट्री नहीं करनी, तो मैं नीचे नोट लिख देता हूं कि भाई डिबेंचर जो है इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, as a collateral security, hence no entry is passed। अगर बच्चे वो सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री करना भी चाहते हैं कर दो, अदरवाइज यू कैन राइट अ नोट, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती है। आपको याद होगा जब डिबेंचर आप कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हो, वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो एंट्री मत करो या फिर सस्पेंस वाली एंट्री करो, दैट इज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। फिर मैंने फिक्स एसेट परचेज करा भाई साहब 40 लाख के 50 लाख की फेस वैल्यू। अगेन मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, तो फिक्स्ड एसेट मेरे पास आ गया है 40 लाख का, और मैंने ये पैसा दोस्त देना है वेंडर ऑफ द एसेट को। वेंडर मींस सेलर, ठीक है। और मुझे फिर ये लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी कि वेंडर को भाई साहब देना 40 लाख है, अब मैं उसको यहां पर डिबेंचर दे रहा हूं 50 लाख के, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। मतलब गड़बड़ क्या है? डिस्काउंट। सो भाई 10 लाख का डिबेंचर पे क्या आ गया?
डिस्काउंट, राइट। तो बच्चे इस फंडे को सारे ध्यान से चेक कर लें, और ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन आ गया डिबेंचर का। ओके, लास्ट थ्योरी क्वेश्चन बच्चा, आपको सिर्फ क्लासिफाई करना है कौन सा ओमिशन है, कौन सा कमीशन है, कौन सा प्रिंसिपल का एरर है। वेरी सिंपल 5 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी स्कोरिंग। गुड्स 5,000 के आपने उधार में खरीदे, राम से रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। देखो बच्चा, अगर आप कुछ भी गलत बुक में रिकॉर्ड करते हो, गलत नाम में रिकॉर्ड करते हो, वो कौन सा एरर होता है बेटा? वो होता है कमीशन का एरर। ठीक है, वो कौन सा एरर होता है? वो होता है एरर ऑफ कमीशन। आपको सिर्फ यहां पर नाम बताने, रीजन नहीं पूछे हुए। ठीक है, आपको 500 रुपए विपन के रिकॉर्ड नहीं करे सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्ड नहीं करना मतलब तुमने कर दिया ओमिशन का एरर, राइट। रिकॉर्ड नहीं करना मतलब तुमने कौन सा कर दिया है? ओमिशन का एरर, याद रखिएगा। क्रेडिट सेल्स को परचेज बुक में डाल दिया, रॉन्ग अकाउंट हो गया, तो रॉन्ग अकाउंट कौन सा एरर होता है दोस्तों? कमीशन का एरर, याद रखिएगा, कमीशन का। मशीनरी उधार में बेची है, उसको हमने पोस्ट नहीं करा, नहीं पोस्ट करा, तो कौन सा एरर हो गया? ओमिशन का एरर। ठीक है, आगे लास्ट, फर्नीचर को सेल करा बट उसको सेल अकाउंट में, रॉन्ग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जब फर्नीचर सेल करते तो क्रेडिट होना चाहिए आपके पास, याद रखिएगा। आपका फर्नीचर सेल कैपिटल रिसीप्ट है, आपने उसको रेवेन्यू रिसीप्ट दिखा दिया। सो कैपिटल को रेवेन्यू दिखाना मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल, right? I hope guys this entire MTP is absolutely clear to you all. मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा भाई, अच्छे से क्लास नोट्स को पढ़ो, अच्छे से अपने बुक को पढ़ो। बुक के लास्ट के 10-12 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, जो मेरी बुक है और जो हमारे ICI के मटेरियल है उसके भी क्वेश्चंस को करो, लास्ट के 4-5 अच्छे अच्छे वाले, एंड डू इट द बेस्ट। आई होप बच्चा लोग दिस एंटायर MTP इज क्लियर। लेट्स वेट फॉर MTP ऑफ मैथ्स। जैसे ही वो एक बार आ जाती है, आई सॉल्व इट फॉर यू, आई पुट द एंटायर सोल्यूशन फॉर यू, राइट गाइस? गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।